आते चोरी करने की कि आप सोचते रह जाते, दंग रह जाते हो। वो चोर भी ऐसी चोरियां करता था कि लोग आश्चर्य करते थे कि यार ये कैसे चोरी करी। अखबार में छपता था कि भाई इस तरीके से उसने चोरी कर डाली, पकड़ा नहीं जाता था। बड़ी बड़ी क्रिएटिव चोरियां करता था। लेकिन भाई कितना भी बड़ा चोर हो, कभी ना कभी तो कोई गलती करता ही है। तो वो भी कभी ना कभी कोई गलती करता था और पकड़ा जाता था। जब पकड़ा जाता था क्या होता था, 4-5 साल जेल में रहता था, फिर छूटता था, फिर नए सिरे से चोरियां करता था, बड़ी क्रिएटिव चोरियां करता था, फिर पकड़ा जाता था, फिर 4-5 साल जेल में। ऐसा करते करते उसकी आधी जिंदगी जेल में और आधी जिंदगी चोरी में बीत गई। ठीक है। अभी जब वो 60-65 साल का हो गया, बूढ़ा हो गया, उसने चोरी बंद कर दी, तो एक बार मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेने पहुंचे। हाँ जी, क्या हुआ? नहीं और थक गए? पक्का सुन रहे हो कहानी? तुमसे पूछे तो सुना दोगे दोबारा? आपका क्या नाम है? हाँ अंकित। अंकित सुन रहे हो? थक गए, बोर हो गए, थोड़ा थोड़ा बोर हो रहे हो, कहीं जाना है? और कुछ तो है बात, परेशान, फीवर सा आ रहा है तो दवा खाई, दवा ले लो। अच्छा नहीं, पक्का आप रूम पे जाके आराम करो, पक्का जाओ। श्योर श्योर श्योर। फीवर में क्या फायदा, तकलीफ होगी? गुड गुड बॉय। सच में आ रहा होगा फीवर? प्याज नहीं। तो वो जो चोर था, जब वो 65 बरस का हो गया, अब उसने चोरी बंद कर दी, तो उसके पास बहुत सारे मीडिया वाले लोग पहुंचे। मीडिया वाले लोगों ने उससे बहुत सारे सवाल करे। तो भाई कैसे चोरी करते थे, ऐसे करते थे, वैसे करते थे। फिर मीडिया वाले ने कहा एक सवाल पूछूं आपसे? तो उसने कहा पूछो। आपने इतनी सारी चोरियां की, तो आपने सबसे बड़ी चोरी किसकी की? तो उसने कहा, चोर ने कहा कि सच बताऊं? उन्होंने कहा सच बताओ। बोले फिर उसने 1 मिनट सोचा। उसने कहा देखो मैं इतना क्रिएटिव इंसान था, इतना तरीके से चोरी करता था, अगर मैं बिजनेस करता तो पता नहीं कहां होता, अगर मैं रिसर्च में होता तो पता नहीं कहां होता। मेरे अंदर इतनी क्रिएटिविटी थी, लेकिन मेरे 30 साल जेल में बीत गए। तो मैंने सबसे बड़ी चोरी अपनी की। मैंने 30 साल गंवा लिए, वो 30 साल मेरे वेस्ट चले गए। तो मैंने सबसे बड़ी चोरी किसकी की? अपनी की। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब हम जो कर सकते हैं वो नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम अपनी चोरी करते हैं। हम जब जो कर सकते हैं वो नहीं करते हैं, तो हम अपनी चोरी करते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, जब हम जो कर सकते हैं वो नहीं करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग होती है, बड़ी पेनफुल फीलिंग होती है। आप जब भी जो कर सकते हैं वो नहीं करते हैं, तो लेटर ऑन आपको क्या होता है? बड़ी रिपेंटेंस होती है, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा पेन होता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हम जो कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। और जब हम जो कर सकते हैं वो करते हैं, तो क्या होता है? हमें एक बड़ा सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है। अभी राजकुमार सर ने भी बोला था, है ना, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होती है। तो जब सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होती है, तो वो हमको बड़ा आनंद देती है, खुशी देती है। ठीक है। तो अभी आप क्या कर सकते हो? अभी आप पढ़ाई कर सकते हो, अभी आप मेहनत कर सकते हो, आप टाइम को यूज कर सकते हो। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है। और अगर आप जो कर सकते हो वो नहीं करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? अपनी चोरी कर रहे हो, आप चोर हो। तो आप चोर बनना पसंद करोगे? क्लियर हो गई बात? तो ये बात भी आपको समझ में आती है? अभी एक बात और बस लास्ट में बताना चाहता हूँ। टाइम देख लेते हैं, 12:05 हो रहा है ना? मैं तो शाम तक बोल सकता हूँ, लेकिन टाइम की लिमिटेशन है। ठीक है। कहानियां तो बहुत सारी हैं। अच्छा एक और बात देखिए जी, आपने बहुत बढ़िया बात की, आप शाम तक बोल सकते हो। शाम के सेशन में सर को बुलाना है ना वापस से? यस सर प्लीज, जैसे ही आप अपना काम खत्म करें, जो वेलकम है, हमें मजा आएगा। थैंक यू सर। अब आपको एक और बात बताता हूँ, बहुत अच्छी है, वो भी बच्चों से संबंधित। देखिए छोटी छोटी बातें, बस इनका केवल आपको मीनिंग याद रख लेना, कहानी से वो आपको याद रहेगा, है ना? चोर नहीं बनना है, जो काम कर सकते हैं वो करना है। जब हम झूठ बोलते हैं या बेईमानी करते हैं, तो खुद से करते हैं, दूसरे से नहीं करते। हम एक पॉसिबिलिटी है, हमें प्री कंसीव नोशन से काम नहीं करना। तो आप ना एक, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, प्री कंसीव नोशन क्या होते हैं, है ना? या
देखो एक आप एक ना तितली को लो, एक तितली को एक जार में बंद कर दो, एक तितली को एक लंबे से जार में बंद कर दो और ढक्कन लगा दो। अब आप देखो तितली क्या करेगी। तितली ऊपर जाएगी, ढक्कन से टकराएगी, फिर वापस आएगी, फिर ऊपर जाएगी, ढक्कन से टकराएगी, वापस आएगी, फिर ढक्कन से टकराएगी, फिर वापस आएगी। ऐसा करते करते थक जाएगी और फिर नीचे बैठ जाएगी। आप क्या करो, ओए होए, नॉट अ गुड कैच, कैच अच्छा नहीं किया आपने। तो फिर क्या करेगी, तितली थक के बैठ जाएगी। अब आप क्या करो, 4-5 घंटे बाद जार का ढक्कन हटा दो। आप क्या देखोगे पता है, तितली ढक्कन तक आएगी, फिर वापस बैठ जाएगी, उड़ेगी नहीं। अभी जबकि वो उड़ सकती है, अभी उसके लिए पूरा आसमान है, स्काई इज द लिमिट, लेकिन वो उड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी धारणा बन गई कि वो यही उसकी सीमा है। तो हम भी अपने मन में क्या करते हैं, हम अपनी सीमाएं बना लेते हैं, जबकि कोई सीमा नहीं होती है ना। असीमित अवसर हैं आपके लिए। आप सोचते हो मेरे पास तो, मैं तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ ही नहीं सकता, मेरी अंग्रेजी कैसे अच्छी हो जाएगी। मैं तो ठेठ हिंदी स्कूल में पढ़ा, उसके बाद मैंने एमए इंग्लिश किया और एमए इंग्लिश में मैंने यूनिवर्सिटी को टॉप किया। फिर मैंने आईआईटी मुंबई से एमबीए किया, वहां भी टॉप किया। फिर मैंने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से एमएस किया, वहां भी 94% आए। तो मैं अगर ये सोचता कि मैं तो गांव के स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, 5वीं तक 12वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, छठे में पहली बार हमने एबीसीडी सीखना शुरू किया था। हमारे समय में 5वीं तक अंग्रेजी नहीं होती थी, छठे में पहली बार एबीसीडी हमने सीखी थी और गांव के ही थे हम। बट स्काई इज द लिमिट, पॉजिटिविटी के साथ आप सीखते चले जाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बात बता रहा था, हाँ, तो तितली, अब आप तितली उड़ सकती है लेकिन वो उड़ती नहीं है, क्योंकि उसने अपनी धारणा बना ली कि उसकी सीमा वहीं तक है। एक और एग्जांपल बताता हूं आपको। सर्कस में एक हाथी के बच्चे को जंजीर से पेड़ से बांध देते हैं, सुना है आपने? और वो फिर खींचता है, लेकिन इतना तना, मोटा तना और उससे मोटी लोहे की जंजीर बंधी हुई है, खींचता है, नहीं हिल पाता है। रोज कोशिश करता है, नहीं कर पाता, थोड़े समय बाद वो कोशिश बंद कर देता है। अभी जब वो बड़ा हो जाता है तो क्या करते हैं पता है, हाथी को सुतली से और कुर्सी से बांध देते हैं। सुतली ली पैर में और कुर्सी से बांधी, बस उसको लग रहा है कि मैं तो बंधा हुआ हूं। उसकी धारणा बन गई कि मैं ये जंजीर नहीं तोड़ सकता, तो अब पैर में धागा नहीं है, फिर मतलब जंजीर नहीं है, हल्की सी सुतली बंधी हुई है, रस्सी बंधी हुई है, जिसको वो एक ही झटके में तोड़ सकता है, लेकिन तोड़ता नहीं, क्योंकि उसकी भी धारणा बन गई है। तो धारणा जब हम बना लेते हैं, अपने मन में नोशन बना लेते हैं कि मेरी ये सीमा है, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आपकी कोई सीमा नहीं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, उसके बाद 2 कहानी सुना के खत्म करेंगे बात। मेरे एक मित्र हैं आईआईटी मद्रास में, उनका नाम है प्रोफेसर एलएस गणेश। मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं और बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। तो एक बार मैंने उनको जीएलए में बुलाया भाषण देने के लिए, तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा, अनु, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बता दूं, मैं 1999 में एक बार मसूरी गया। मसूरी में कोई डिफेंस का ऑर्गेनाइजेशन का इंस्टीट्यूट है, वहां गया। दीपिका को पता होगा, डिफेंस का कोई इंस्टीट्यूट है ना मसूरी में, हाँ मसूरी में। तो वहां पे बोले, मैं जब जा रहा था कॉरिडोर में, तो एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था। उस नोटिस बोर्ड में मकड़ी के जाले लग गए थे और ऐसे ही मैं रुक गया, बाई चांस रुक गया। वो कहते थे वो कभी कभी डेस्टिनी होती है, कौन सा चीज आपको लाइफ को बदल दे। तो मैं बाई चांस वहां रुक गया, तो उसपे जो सिल्वर एंड खा जाती है कागज, ऐसा एक कागज लगा हुआ था। मैं बाई चांस उस कागज को पढ़ने लगा। जब उस कागज को मैंने पढ़ा तो उस पे लिखा था फंडामेंटल ड्यूटीज। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल ड्यूटीज का एक कागज लगा हुआ था। आपने सुना है ना, फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, हमें स्वतंत्र बोलने की स्वतंत्रता है ना, आजादी की बात है, हमें इसका अधिकार है, हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ना, ये मेरा अधिकार है, आप लड़ते हो इस बात के लिए। लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A में लिखा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज, आपके कर्तव्य क्या है। और कर्तव्य जो है ना, कहीं कर्तव्य अगर आप पूरा नहीं करते हो तो आपको कोई सजा नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति सजा देती है आपको वो कानून, हमारा बना हुआ कानून सजा नहीं देता। भाई जैसे आपका कर्तव्य है यंग स्टेज में पढ़ना, मेहनत करना, और आप मेहनत नहीं करो तो कोई सजा नहीं है, लेकिन कर्तव्य है आपका, ड्यूटी है आपकी। तो उसमें कर्तव्य लिखे हुए थे, और पहला था जैसे आपको राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो ऐसे A B C D E
EFGHIJ। प्रोफेसर गणेश ने कहा कि जैसे मैंने जे शब्द पढ़ा, जे वाला पार्ट पढ़ा, मेरे होश उड़ गए। मतलब दैट वाज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ फॉर मी। मेरे लिए वो सत्य का ज्ञान करने का, सत्य के ज्ञान का मुख्य बिंदु बन गया। क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा था फंडामेंटल ड्यूटी, दिस इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। आप भारत के नागरिक हो तो आपका कुछ कर्तव्य है। वो क्या कर्तव्य है? वो है स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस at individual and collective level so that the nation achieves higher level of endeavor and achievement। अब इसका उन्होंने कहा, ये मैंने दोबारा पढ़ा, what does it mean? strive towards excellence। strive का मतलब बताओ क्या होता है? strive, anybody in the class? Work your way as hard as you can। yes, strive होता है संघर्ष करना। अब देखिए, संघर्ष करना और किसके लिए? टुवर्ड्स एक्सीलेंस, एक्सीलेंस के लिए संघर्ष करना। अब एक्सीलेंस का क्या मतलब है? इंडिविजुअल लेवल पर, यानी आप व्यक्तिगत रूप पर और मिलकर हम एक्सीलेंस के लिए संघर्ष करें। अब देखिए, उन्होंने ये नहीं लिखा कि मतलब अचीव एक्सीलेंस नहीं लिखा, उन्होंने लिखा स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस। एक्सीलेंस अचीव नहीं होता है, उसके लिए निरंतर प्रयास करते चलता रहना पड़ता है, उसे बोलते हैं स्ट्राइव करना। अब एक्सीलेंस का क्या मीनिंग है, ये आप सबको फिर से समझना है इस सेशन में। एक्सीलेंस का उसके नीचे दो एनोटेशंस दे रखे थे। एक मतलब था एक्सीलेंस का टू डू सम वर्क होल हार्टेडली, पूरे मन से किसी काम को करना। आप जब भी किसी काम को पूरे मन से करते हो तो आपका एक्सीलेंस उसमें आ जाता है। उसमें जरूरी नहीं कि आप पहली बार में 100 मीटर दौड़ो तो उसेन बोल्ट से ज्यादा जीत जाओ, लेकिन आप मन से दौड़ रहे हो, है ना, पूरे मन से दौड़ रहे हो। और दूसरा एक मीनिंग था उसमें एक्सीलेंस का, वो आपको याद रखना है। उसमें था एक्सीलेंस मींस सरपासिंग योर ओन मेरिट, वर्च्यू एंड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। आपको अपने वर्च्यू को, मेरिट को और ऑनेस्ट परफॉर्मेंस को सरपास कर देना है, पीछे छोड़ देना है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि आपको किसी दूसरे से कॉम्पीट नहीं करना है। यू डोंट हैव टू कॉम्पीट विद अदर्स, यू हैव टू कॉम्पीट विद योरसेल्फ। आपने जो कल किया था आज उससे बेहतर करना। तो जैसे जैसे आप अपने आप को बेहतर बनाते जाओगे, आप एक्सीलेंस की तरफ स्ट्राइव कर रहे हो, एक्सीलेंस के लिए संघर्ष कर रहे हो। तो आज अगर आप 2 घंटे पढ़े थे तो क्या कल 2.25 घंटे पढ़ सकते हो, फिर 2.5 घंटा। धीरे धीरे अपनी ही ऑनेस्ट परफॉर्मेंस को, अपने ही वर्च्यू को और अपने ही मेरिट को पीछे छोड़ते चले जाना ही एक्सीलेंस है। तो आपको किसी दूसरे से नहीं करना, ये बड़ा अमीर है मेरे को इसके जैसा अमीर होना है। आपको किसी से तुलना नहीं करनी है। हमारे यूनिवर्सिटी में एक दिन एक मोटिवेशनल लेक्चर देने आए तो वो कहने लगे, देखो ये पेट्रोल भरते थे, ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी के मालिक हो गए, इनके पिताजी जूता बनाते थे, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए, है ना, ये करते थे, ये इतने बड़े हो गए, चाय बेचते थे, ये प्रधानमंत्री हो गए। तो मैंने बोला उनको, आप गलत शिक्षा दे रहे हो बच्चों को, ये मत बताओ, क्योंकि ऐसा करके आप ये बता रहे हो कि जूता बनाना, चाय बेचना, तेल बेचना छोटा काम है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, उस काम को करने वाला उस काम को छोटा या बड़ा बना देता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग को कितना बड़ा बना दिया, महात्मा गांधी ने नर्सिंग को कितना बड़ा बना दिया, है ना। तो आप जब जो काम करते हो, अगर आप उसको पूरे मन से करते हो तो आप उस काम को बड़ा बना देते हो, ठीक है, और उसमें आपको एक्सीलेंस आ जाती है। तो आज की आखिरी कहानी मैं आपको सुनाता हूं, आप सुनिए इसको और फिर आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। 5 मिनट की कहानी। आपने अकबर का नाम सुना है? सम्राट अकबर, बादशाह अकबर सुना है? अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, आपने सुने? 9 रत्नों में एक थे उनके तानसेन। तानसेन का भी नाम सुना है? कहते हैं तानसेन जी जब दीपक राग गाते थे तो दीपक जल जाते थे, और जब मेघ राग गाते थे तो बारिश आ जाती थी, बादल गिर जाते थे। ऐसी संगीत में उनके जादू था, ऐसी आवाज में उनके जादू था। और अकबर जब उनको सुनता था तो मंत्रमुग्ध हो जाता था। और फतेहपुर सीकरी अगर आप गए हो तो वहां पे मेरे नाम का एक तालाब है, अनूप तालाब। अनूप तालाब पे बैठ के वो गाते थे और वहां सामने अकबर उनको सुनते थे, ठीक है। तो एक बार सम्राट अकबर जब उनको सुनकर जा रहे थे तो सम्राट अकबर ने तानसेन को कहा कि तानसेन, तुम इतना अच्छा गाते हो कि तुमसे अच्छे की कल्पना भी मैं नहीं कर सकता, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। जैसे हम सोचे कि लता मंगेशकर से मीठी आवाज और कैसी होगी, जब तक सुन नहीं लेते तब तक नहीं बता सकते। हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते कि इससे मीठी आवाज भी हो सकती है।
तो उसने कहा मैं तुम्हारी जैसा गाते हो उससे अच्छी की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं कल सुनकर तुम्हें जा रहा था तो मेरे मन में एक सवाल आया कि यार तुमने भी तो किसी से सीखा होगा, तुम्हारा भी तो कोई गुरु रहा होगा। तो तानसेन ने कहा महाराज हाँ मेरा गुरु है। तो बोले अगर तुम्हारे गुरु जिंदा है तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो तानसेन ने कहा महाराज जहां तक मेरे गुरु का सवाल है, मैं अगर उनका 1/100वां हिस्सा भी हो जाऊं तो मैं अपने आप को उनके चरणों में बैठने के लायक समझूंगा। मैं कुछ भी नहीं हूं। आपने तो अभी ऊंट देखा है, पहाड़ तो देखा ही नहीं है ना। मैं कुछ भी नहीं हूं उनके सामने, जितना बढ़िया वो गाते हैं। अब अकबर को बड़ी एक्साइटमेंट हुई। अकबर ने कहा तो फिर मिलवाओ यार, ऐसी बात है तो मिलवाओ, तुम चिंता मत करो, हीरे जवाहरात से लाद देंगे, जितना इनाम कहोगे उतना देंगे, तुम अपने गुरु को बस एक बार हमें मिलवा दो। तो तानसेन ने कहा महाराज वो पैसे के लिए तो आएंगे नहीं, पैसे के लिए नहीं गाते। तो उसने कहा कोई बात नहीं, पैसे के लिए नहीं गाते तो सम्मान के लिए गाते होंगे, जाओ राज के सम्मान के साथ बुला लाओ, हाथी घोड़े बग्गी लेकर जाओ, अपने से ऊंचे सिंहासन पर बैठाएंगे, तुम्हारे गुरु हैं आखिर, लेकिन तुम उनको बुला लाओ। उसने कहा महाराज जी वो सम्मान से भी नहीं गाते, सम्मान के लिए भी नहीं गाते, अब सम्मान से ऊपर उठ गए, पैसे से ऊपर उठ गए। वो अब ऐसे नहीं कि आप उनको पैसा दोगे सम्मान दोगे तो गाएंगे, वो ऐसा किसी के गुलाम नहीं। तो उसने कहा ठीक है पैसे के लिए नहीं गाएंगे और ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम उनको सुनेंगे कैसे। उन्होंने कहा महाराज आप ही को चलना पड़ेगा। तो अकबर बड़ा एक्साइटेड था, बोला चलो फिर चलते हैं। अब तानसेन ने कहा भाई ऐसा भी नहीं है महाराज कि जब आप जाओ तभी गाने लग जाए, वो तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो उसने अकबर को बड़ा क्रोध आया। अकबर बोला भाई पैसे से आएंगे नहीं, राज सम्मान से आएंगे नहीं, हम जाएंगे तो गाएंगे नहीं, तो फिर हम सुनेंगे कैसे। तो तानसेन का महाराज जब वो गा रहे हो तभी सुन लो। तो उसने कहा पता करो कब गाते हैं। तो उसने कहा साहब रात्रि के तीसरे प्रहर में गाते हैं। बोला चलो रात्रि के तीसरे प्रहर में सुनेंगे। अकबर को के अंदर बड़ा एप्रिसिएशन था आर्ट म्यूजिक और लिटरेचर के लिए, जबकि था अनपढ़। तो कभी अनपढ़ था अकबर, मालूम है ना, अंगूठा टेप। तो इसका क्या मतलब है, पढ़ाई लिखाई का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी आप देखिए, इसमें मैं आपको एक बीच में बताऊंगा, अभी याद रखना, एक कहानी सुनाऊंगा, ठीक है, मुल्ला नसरुद्दीन की। याद हर्ष आप बताओगे मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी। तो तानसेन के गुरुजी कौन थे, किसी को पता है पूरी? यस सर, स्वामी हरिदास। वेरी गुड। स्वामी हरिदास जी कहाँ रहते थे? वृंदावन में। वृंदावन में यमुना के किनारे कुटिया उनकी, वहां रहते थे। तो आगरा से अकबर रात में चल दिया, ठीक है, घोड़े पे बैठ कर तानसेन के साथ, और चुपचाप बैठ गया कुटिया के पीछे छिपकर। रात्रि का तीसरा प्रहर हुआ और स्वामी हरिदास जी ने भजन गाना शुरू किया। अकबर मंत्रमुग्ध हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया, उसके आंखों से आंसू बहने लगे। 2-2.5 घंटे तक सुनता रहा, रोता रहा, सुनता रहा, रोता रहा। इतनी सुंदर आवाज, इतनी मधुर भजन, इतनी गहराई हरिदास की आवाज में, आंसुओं से रोता रहा। 2-2.5 घंटे बाद जब हरिदास जी ने भजन बंद किया तो चुपचाप उठा और वापस आगरा की तरफ चल दिया। रास्ते भर तानसेन से कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं करी, क्योंकि वो डूबा हुआ था उसी सुर में, उसी लय में, उसी म्यूजिक में। ऐसा जादू होता है म्यूजिक में, कभी कभी होता है ना, आप उसमें डूब जाते हो। जब अपने महल के पास पहुंच गया और तानसेन से बिछड़ने लगा, तब उसने कहा तानसेन एक बात पूछूं? तानसेन ने कहा पूछिए महाराज। तुम अपने गुरु के जैसा नहीं गा सकते? और तानसेन ने उतनी ही ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं महाराज मैं नहीं गा सकता। उसने कहा क्यों नहीं गा सकते? अब इसके 2 जवाब हैं, मतलब सब जवाब सुनना। उसने कहा महाराज मैं कुछ पाने के लिए गाता हूं, उन्होंने कुछ पा लिया है, वो इसलिए गाते हैं। अब उसके समझ में नहीं, अकबर के समझ में नहीं आया। अकबर हमारी तरह इंसान था। उसने कहा क्या मतलब पा लिया और पाने के लिए गाते हो तुम? उसने कहा महाराज मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि जब मैं गा रहा हूं, अभी महाराज मुझे अपना नौला का हार देंगे, कल मेरी तारीफ होगी, अभी सब लोग मेरे दीवाने हो जाएंगे। तो जैसे ही विचार मेरे मन में आता है, मेरा कुछ ना कुछ छूट जाता है, मैं 100% नहीं दे पाता। और मेरे गुरुजी वो किसी के लिए नहीं है, उनके तो अंदर से ओवरफ्लो होता है, भर गए वो, अंदर से प्रेम प्रकट होता है और वो गाने लगते हैं। इसलिए उनको किसी की चाहत नहीं है, वो 100% उसमें डूबे रहते हैं। अकबर के फिर से समझ में नहीं आया। अभी राजकुमार सर ने एक बात कही थी बड़ी इंपॉर्टेंट, पर्पसफुल होनी चाहिए लाइफ। मैं इसका उल्टा बोल रहा हूं, है ना। तो अकबर के समझ में नहीं आया। अकबर ने कहा क्या मतलब हुआ? बहुत समझाने की कोशिश की। फिर तानसेन ने लास्ट में क्या कहा? तानसेन ने कहा महाराज ऐसा समझ ले, नदियां क्यों बहती हैं, फूल क्यों खिलते हैं, सूरज क्यों निकलता है, इनका कोई पर्पस नहीं है, ये पर्पसलेसली निकलते हैं, है ना। नदी बहती है तो बहती है, फूल खिलते हैं तो खिलते हैं, हवा चलती है तो चलती है। ये हमें जीवन देने के लिए नहीं करते हैं। सूरज ऐसे नहीं सोचता अगर आज मैं नहीं निकला तो जीवन खत्म हो जाएगा,
उसको तो निकालना ही निकालना है, ठीक है। तो जब हम अंदर से भरते हैं और नेचुरली हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कोई रोक नहीं पाता, तो हमारा 100% आता है। इसका क्या मतलब है? डू नॉट वर्क फॉर रिजल्ट। रिजल्ट के लिए काम मत करो, रिजल्ट जो है वो बाई प्रोडक्ट है। अगर मैं जॉब कर रहा हूं और मैं सोचूं कि मेरी तनख्वाह आएगी 1 तारीख को, तनख्वाह के लिए काम कर रहा हूं, तो मेरा आधा मन तो तनख्वाह में लगा रहेगा, तो मैं उतने मन से नहीं पढ़ा पाऊंगा, है ना। तो मैं जब पढ़ाता हूं तो पूरे मन से पढ़ाता हूं, तनख्वाह उसका बाई प्रोडक्ट है। आप ऐसे समझ लो जैसे रिफाइनरी है मथुरा में, अब रिफाइनरी में तेल रिफाइन होता है, उसके बाद क्या बचता है? कोलदार बचता है, लास्ट में चारकोल, जिससे सड़क बनती है। तो वो चारकोल बनाने के लिए थोड़ी तेल साफ करते हैं, वो तो उसका बाई प्रोडक्ट है, वो तो बचना ही बचना है उसके लास्ट में, ठीक है। वो तो उसको रिफाइन करते हैं। तो पैसा, नाम, शोहरत, ये सारी चीजें बाई प्रोडक्ट हैं। अगर आप पूरे मन से पढ़ाई करते हैं, पूरे मन से अपने काम को करते हैं, तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलती है। तो आप कभी भी रिजल्ट के लिए काम मत करिए, आप उस प्रोसेस को एंजॉय करिए। एक और लास्ट बात बोलता हूं, मंजिल पर पहुंचने में आनंद नहीं है, मंजिल पर चलते चले जाने में जो आनंद है, वो जो आप प्रोसेस को एंजॉय करते हो, वो आनंद होता है। आप जब खाना खाते हो तो खाना खाते समय आनंद आता है ना, मिठाई खाते समय आनंद आता है, मिठाई खाने के बाद थोड़ी आनंद आता है। When you are eating the sweets, you are tasting, you are enjoying the taste. तो काम को करते समय उसको एंजॉय करिए, ना कि उसके मंजिल पर पहुंचने के इंतजार में। तो आपको क्या करना है? एक लास्ट बात देखिए, 3 चीजें हैं। एक क्या होता है, आजकल के बच्चे जो मैं देखता हूं, जैसे जीएलए में जब आते हैं बच्चे, तो मैं देखता हूं उनके अंदर एक बड़ी परेशानी होती है। वो क्या कहते हैं, वो सोचते ज्यादा है, करते कम है। बस मेरी एक बार नौकरी लग जाए फिर तो जीवन में आनंद आ जाएगा, बस एक बार मेरा एडमिशन हो जाए इंजीनियरिंग में फिर तो आनंद आ जाएगा। उसके लिए करते कुछ नहीं है। करने का तरीका क्या है? देखिए, कभी भी पास्ट के बारे में पछताइए मत, है ना। जैसे अगर मैं सोचने लग जाऊं कि अनूप, तुमने अगर 1986 में लड़की से मोहब्बत ना की होती और अपना टाइम खराब ना किया होता, तो तुम आज पता नहीं कहां होते। मैं वैसा नहीं कर सकता। कारण क्या है? 1986 में मैं वैसे ही था जैसा था, मेरी सोच वैसी ही थी जैसी उस समय थी। ये तो आज 40 साल के बाद या 30 साल के बाद मैं सोच रहा हूं। तो पास्ट के बारे में पछताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फायदा नहीं है। तो आप कल तक जो थे उसके बारे में भूल जाइए, मैंने कल क्या किया। कल तक जो किया वो आपने किया, क्योंकि कल आप वही कर सकते थे, ठीक है। तो कल के बारे में सोचिए मत, पास्ट के बारे में सोचिए मत, पास्ट से केवल लेसन ले लीजिए। फ्यूचर अभी आया नहीं है आपका, फ्यूचर के बारे में पता नहीं क्या होगा। कल किसने देखा? कोविड हो जाएगा कि नई बीमारी आ जाएगी, क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, अच्छा होगा बुरा होगा। तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है प्रेजेंट, ये मोमेंट। तो इस मोमेंट में आप जैसा करोगे, ये आपके पास्ट और फ्यूचर दोनों की चिंता कर लेगा। अगर आप आज मेहनत करते हो इस समय, तो जब कल आज के बारे में सोचोगे तो आपको पता लगेगा मेरा तो यस्टरडे वाज फुल ऑफ डिवोशन, फुल ऑफ हार्ड वर्क। और क्योंकि प्रेजेंट अभी आएगा, तो आप क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में हार्ड वर्किंग कर रहे हो, तो फ्यूचर में भी हार्ड वर्क कर रहे हो। तो आपने इस मोमेंट को जीना है। जब आप इस मोमेंट को जीते हो, तब आप सबसे बढ़िया काम करते हो, आप खुश रहते हो। तो आपने प्रोसेस को एंजॉय किया, ठीक है। इतनी बात भी समझ में आ गई? पक्का? किसी को नहीं समझ में आई तो अब लास्ट बात मैं बोल देता हूं आपको, जो आपको पहचानना है। मुल्ला नसरुद्दीन का नाम सुना है आपने? ये करीब 12वीं शताब्दी का एक सूफी था, बड़ा गजब का आदमी था, इसके चुटकुले बड़े प्रसिद्ध थे। तो मुल्ला की विंडो सिल पर एक पक्षी अचानक आके बैठ गया, थका हारा, ठीक है। थका हारा कैसे था? जब चिड़िया बर्ड्स माइग्रेट करती है ना, तो कई हजार किलोमीटर तक चल देती हैं, कई हजार किलोमीटर तक। उन्हीं में से कोई छूट गई होगी पक्षी, और वो मुल्ला की विंडो सिल के ऊपर बैठ गया। मुल्ला की नजर पड़ी, मुल्ला ने कहा, अरे इस पक्षी की तो किसी ने केयर नहीं करी, बड़ा थका हारा है, बड़ा खराब हो रहा है। लेकिन मुल्ला ने वैसा पक्षी देखा नहीं था। मुल्ला उसको उठा के अंदर ले आए, अंदर लाके उसको नहलाया धुलाया। अब मुल्ला ने क्या देखा था? मुल्ला ने देखा था कबूतर, तो वो कबूतर से मिलता जुलता था। तो मुल्ला ने कहा, ये कबूतर है, इसकी किसी ने केयर नहीं करी, तो उसके थोड़े पर काटे, थोड़ी कलगी काटी और थोड़ी चोंच काटी, इसलिए बिल्कुल कबूतर जैसा बना दिया। अब कबूतर जैसा बनाने के बाद क्या बोले मुल्ला? लो अब तो मुड़ सकते। मुड़ सकता था क्या? क्योंकि वो कबूतर था ही नहीं, वो कोई दूसरा पक्षी था। तो अभी हम लोग जो टीचर्स हैं और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो क्या करते हैं? आप सबको कबूतर बनाते हैं, जबकि हो आप सारे अलग अलग तरीके के पक्षी हो, है ना। सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, तो वो आप अपनी क्वालिटी को भूल जाते हो अपने माँ बाप के प्रेशर पे आके,
है ना, या टीचर्स के प्रेशर में आकर या एजुकेशन सिस्टम के प्रेशर में आके आप गड़बड़ हो जाते हो, आप सब कबूतर बनने लगते हो, तो आपको अपनी वो ओरिजिनलिटी भी याद रखनी है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो आपको देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा इंटरेस्ट किसमें है, और मैं उस काम को इन 5-6 बिंदुओं को याद रखते हुए अगर करूंगा तो फिर मैं अपने जीवन में 100% सफलता लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आपने मन लगाकर काम करना है। अब कहानियों का सार समझ लीजिए, प्री कंसीव नोशन से नहीं करना, अपार संभावनाएं हैं, आप सब पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आप जो कर सकते हो वो करना है, आपको चोर नहीं बनना है। आप जब झूठ बोलते हो, बेईमानी करते हो, तो खुद से करते हो, दूसरे से नहीं करते हो। आपको रिजल्ट के बारे में चिंता नहीं करनी, अपने प्रोसेस को एंजॉय करना है। ठीक है, और आपको अपनी अद्वितीय क्षमता को पहचान कर रखना है। क्या इतनी कहानियां काफी हैं? क्योंकि टाइम भी हो गया 12:26 अभी आपको कोई सवाल पूछना हो तो पूछो। थैंक यू। होते हैं बेहिसाब तारे आसमां में, उन्हें कहाँ खास कहा जाता है। जो रोशन कर दे आसमां को उसे ही चांद कहा जाता है। These lines are apt for you, sir. We are so very thankful to Anup Gupta ji sir for his session full of inspirational, motivational and interesting stories and bringing so much positivity and humor to the entire atmosphere. बहुत बहुत आभार, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। I would like to request Senior Rotary LKD Agrawal ji to kindly present token of appreciation as a mark of gratitude for such a wonderful session.